गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे कल हमने किसका पढ़ा था, प्यूरिन का, सेम आज हम कैसे किसका पढ़ेंगे, पायरिमिडीन का। ठीक है, कहता है कि द बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इज अनदर इसेंशियल पाथवे प्रोड्यूसिंग द न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल विच आर कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। कहता है कि जो आपका बायोसिंथेसिस होता है किसका, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का, वो एक अनदर मतलब इम्पोर्टेंट पाथवे होता है किसके लिए, तो न्यूक्लियोटाइड को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। ठीक है, जो कि किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स होते हैं वो। ठीक है, unlike purine biosynthesis where the ring is built on a ribose phosphate base, the pyrimidine ring is synthesized then attached to ribose phosphate। कहता है कि जैसे आपका प्यूरिन बायोसिंथेसिस में क्या था कि रिंग जो आपका था वो बिल्ट हुआ था किस पे, राइबोज फॉस्फेट बेस पे। ठीक है, वैसे ही आपका पायरिमिडीन रिंग जो होगा वो सिंथेसाइज होगा और अटैच होगा किसके साथ, राइबोज फॉस्फेट के साथ। ठीक है, कहता है कि डिनेवो पाथवे ऑफ पायरिमिडीन सिंथेसिस। अब आपको पता है कि इसमें भी दो सिंथेसिस होगा, साल्वेज का और डेनेवो का। तो डेनेवो में क्या है आपका, डेनेवो सिंथेसिस, कहता है इन डेनेवो सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन अ 6 मेंबर पायरिमिडीन रिंग इज सिंथेसाइज्ड व्हिच अटैच इटसेल्फ टू राइबोज फॉस्फेट टू फॉर्म PRPP। कहता है कि डिनेवो सिंथेसिस जो पायरिमिडीन का होता है उसमें एक 6 मेंबर पायरिमिडीन रिंग होता है जो कि सिंथेसाइज होता है और किससे अटैच होता है, तो राइबोज फॉस्फेट के साथ अटैच होता है ताकि वो क्या बना सके, PRPP। कहता है कि गिवन बिलो आर द पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे आपके क्या है, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड है, साइटिडीन, यूरिडीन और थाइमिडीन। जो कि आपका साइटिडीन मोनोफॉस्फेट होगा CMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट हो गया UMP और आपका थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट हो गया TMP। ठीक है, अब ये है आपका डिनेवो सिंथेसिस ऑफ किसका, पायरिमिडीन का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले स्टेप में CO2 और ग्लूटामिन प्लस ATP, ठीक है, तीनों क्या होगा, कंबाइन होगा। कंबाइन जब होगा तो ये बनाएगा क्या आपका, कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए एंजाइम जो यूज होगा वो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम 2 यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि उसमें 2 ATP जो है प्लस H2O किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं, 2 ATP प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बामोइल फॉस्फेट में। ठीक है, अब कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा तीसरे स्टेप में कार्बामोइल एस्पार्टेट में। अब एस्पार्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको एंजाइम चाहिए, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज। ठीक है, उसके लिए एस्पार्टिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब है कार्बामोइल एस्पार्ट फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, ओरोटेट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, ओरोटेट। ओरोटेट मतलब ओरिक एसिड जो होगा। ठीक है, तो ओरोटेट में कन्वर्ट होने के लिए आपका यहाँ पे एंजाइम चाहिए डाइहाइड्रो ओरोटेज, NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। अब ओरोटेट बन गया, ओरोटेट बनने के बाद बनेगा आपका ओरिथिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब ओरिथिडीन मोनोफॉस्फेट बनने के लिए एंजाइम यूज करना पड़ेगा ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, उसमें आपका है PRPP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PPI में, मतलब पायरो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब है कि ओरिथिडीन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसमें, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए आपको एंजाइम चाहिए ओरोटीडाइलेट डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे क्या होगा, आपका CO2 का रिलीज होगा। ठीक है, अब है कि जो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट था वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, UDP में, जिसको आप बोलते हो यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब डाइफॉस्फेट बनेगा। अब देखो हमको क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है ना, तो एक न्यूक्लियोटाइड तो हमारा UDP ही हो जाएगा, है ना, क्या, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। तो इससे बनेगा आपका, ये जब ब्रेक डाउन होगा ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा,
ओरोटीडाइलेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक आ जाएगा आपका CTP और दूसरा हो जाएगा आपका DTMP, ठीक है। तो CTP जो है वो कन्वर्ट होगा आपका किसमें, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, ठीक है, मतलब ट्राइफॉस्फेट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइफॉस्फेट में। उसके लिए आपको चाहिए होगा फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस यहाँ पे होगा, और साथ में एंजाइम आपका कौन सा यूज होगा, काइनेज। ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और तब जाके आपका क्या बना लेगा, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, जिसको आप क्या बोलते हो, CDP। अब है CDP कन्वर्ट होगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, मतलब ट्राई से डाई हुआ, डाई से सिंगल हुआ, ठीक है। अब मोनो में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, काइनेज एंजाइम, और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। अब क्या होगा, इसके बाद ही ये RNA सिंथेसिस में ये यूज होगा, ठीक है। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, RNA का सिंथेसिस, क्योंकि साइटिडीन आपका ऊपर में क्या बोला था, ये तीन जो आपका साइटिडीन हो गया, यूरिडीन हो गया और थाइमिडीन हो गया, तीनों ही किसके लिए इंपॉर्टेंट है, DNA के सिंथेसिस के लिए। कहता है ना, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, यूरासिल से यूरिडीन, थाइमिन से थाइमिडीन, और साइटोसिन से आपका साइटिडीन, ठीक है। तो तीनों कंपोनेंट किसके हो गए, RNA के और DNA के। तो इस तरीके से आपका सिंथेसाइज हुआ। अब है DTMP कन्वर्ट होगा कैसे, तो DTMP कन्वर्ट होगा आपका किसमें, डिऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसको आप बोलोगे DUMP, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट होने के लिए आपको एंजाइम चाहिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब डिऑक्सीथाइमिडीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिऑक्सीथाइमिडीन डाइफॉस्फेट में, तो जिसको हम बोलेंगे DTDP, ठीक है। अब है उसके लिए आपको काइनेज एंजाइम चाहिए, प्लस में NADPH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADP प्लस में। अब है 8 स्टेप में, देखो 8 स्टेप में है कि आपका डिऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, DNA सिंथेसिस में, ठीक है। अगर RNA का सिंथेसिस चाहिए आपको तो आप इससे चले जाओ, DNA का चाहिए तो आप इससे चले जाओ, ठीक है। तब जाके आपका DNA सिंथेसिस और RNA सिंथेसिस होगा, ठीक है, क्योंकि यूरिडीन, साइटोसिन और आपका थाइमिन तीनों ही किसके कंपोनेंट होते हैं, DNA के कंपोनेंट्स होते हैं। DNA सिंथेसिस तभी होगा जब उनके पास ये कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिनेवो का सिंथेसिस। अब देखो मैंने इसमें पाथवे का जो स्टेप इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये पाथवे ही बहुत लंबा है, इसको अपने आप से भी बना सकते हो कि कैसे मतलब एक्सचेंज होके किसके प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज होके बनता है, ठीक है। पाथवे याद रहेगा तो वो तो खुद ही बना लोगे, है ना, कि मतलब इसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हुआ इसमें, ठीक है, ATP इसमें कन्वर्ट हो गया ADP में, इस तरीके से आप बना सकते हो। अब है साल्वेज पाथवे ऑफ पायरिमिडीन सिंथेसिस। साल्वेज पाथवे में क्या होगा कि साल्वेज रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड टू न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होता है, पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में, और ये बहुत इजी होता है और मतलब कि जल्दी हो भी जाता है, ठीक है। कहता है कि यूरिडीन फॉस्फोराइलेज कैटालाइजिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ यूरासिल राइबोज 1 फॉस्फेट। यहाँ यूरिडीन फॉस्फोराइलेज जो होता है वो क्या करता है, कैटालाइजिंग का काम करता है, ठीक है। अब है डिऑक्सीथाइमिडीन फॉस्फोराइलेज कैटालाइजिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ थाइमिन एंड डिऑक्सी राइबोज 1 फॉस्फेट। इसमें क्या होगा, साल्वे पाथवे में यूरिडीन कन्वर्ट हो जाएगा UMP में। UMP क्या होता है आपका, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जो कि आपका यूरासिल बेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिडीन कन्वर्ट हो गया UMP में। कौन सा एंजाइम चाहिए इसके लिए, यूरिडीन साइटिडीन काइनेज। ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। अब है साइटिडीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CMP में। उसके लिए आपको एंजाइम सेम चाहिए, यूरिडीन साइटिडीन काइनेज, और उसमें क्या होगा आपका ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ADP में। फिर आपका है डिऑक्सीथाइमिडीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा TMP में। TMP क्या हो जाएगा आपका, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ किसमें, सॉरी मोनोफॉस्फेट बन गया। आप इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए आपको, थाइमिडीन काइनेज। ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। अब है डिऑक्सीसाइटिडीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
DCMP में, जिसके लिए आपको डीऑक्सीसाइटोडीन काइनेज एंजाइम का जरूरत है और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, ठीक है। तो यही है आपका साल्वेज का सिंथेसिस, ठीक है। मतलब बहुत इजी होता है, तुरंत इसमें याद हो जाएगा इसको, ठीक है। ये आपका उसका सिंबल है सारा जो भी था। उसके बाद है कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बायोसिंथेसिस पढ़ा था, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो कहता है ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट था वो जो रिमूव हो जाएगा किसके द्वारा, 5 न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा। कहता है एडिनाइलेट प्रोड्यूसेस एडिनोसिन व्हिच ऑन डीअमीनेशन ऑफ एडिनोसिन डीअमाइनेज यील्ड्स इनोसिन व्हिच इज हाइड्रोलाइज्ड हाइपोक्साजेंथिन एंड डी-राइबोज, ठीक है। फिर कहता है कि हाइपोक्सेंथिन ऑक्सीडेशन टू जेंथिन देन टू यूरिक एसिड इन्वॉल्व्स जेंथिन ऑक्सीडेज। इसमें क्या बता रहा है कि जो आपका मेनली ये साइकिल है, इसमें एक ही साइकिल के दो पाथवे है ना। एक है आपका GMP कैटाबोलिक पाथवे और एक है आपका AMP कैटाबोलिक पाथवे, ठीक है। तो GMP भी होगा और AMP भी होगा, तब जाके आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या होगा कि GMP कन्वर्ट होगा किसमें, गुआनोसिन में। किसके प्रेजेंस में होगा, 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और H2O कन्वर्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब है कि गुआनोसिन से कन्वर्ट होगा ये किसमें, गुआनिन में, जिसके लिए राइबोज एंजाइम H2O कन्वर्ट हो जाएगा राइबोज में, और आपका न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया, आपका गुआनिन बन गया, ठीक है। अब हम चलेंगे AMP वाले में। AMP में क्या होगा कि AMP कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन में। जैसे ये GMP कन्वर्ट हुआ गुआनोसिन में, वैसे AMP कन्वर्ट होगा एडिनोसिन में। एडिनोसिन से ये कन्वर्ट होगा इनोसिन में, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, एडिनोसिन डीअमीनेज H2O कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में। फिर इनोसिन जो है वो बनाएगा आपका क्या, हाइपोक्सेंथिन, जो कि कीटो फॉर्म में होगा। अब इसके लिए क्या होगा, H2O कन्वर्ट हो जाएगा राइबोज में और एंजाइम यूज हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। यहाँ तक क्या होगा, दोनों का पाथवे अलग अलग होगा। कहाँ तक, हाइपोक्साजेंथिन तक, ठीक है। उसके बाद दोनों क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे आके, इस पोजीशन पे आके मिल जाएंगे। अब यहाँ से जो आपका चलेगा वो होगा कि जो जेंथिन आपका था, सॉरी हाइपोक्साजेंथिन था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जेंथिन में, और जेंथिन कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो GMP पाथवे से ही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए GMP का यहाँ पे इंक्लूड होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये दो पाथवे आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अक्सर होता है कि दो पाथवे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कहता है कि जो आपका डिग्रेडेशन के टाइम पे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिमूव्ड हो गया किसके साथ, 5 न्यूक्लियो। यहाँ पे हमने प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के जगह पे हमने क्या लिया, 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। अब कहता है कि एडिनाइलेट प्रोड्यूस एडिनोसिन। एडिनाइलेट क्या प्रोड्यूस करेगा, एडिनोसिन प्रोड्यूस करेगा, व्हिच डीअमीनेशन बाय एडिनोसिन डीअमाइनेज यील्ड्स इनोसिन। जब ये क्या होगा आपका एडिनोसिन डीअमाइनेज के साथ के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या बना लेगा, इनोसिन बना लेगा। अब क्या होगा कि इनोसिन व्हिच इज हाइड्रोलाइज्ड टू हाइपोक्सेंथिन एंड डी-राइबोज। अब जो ये आपका है इनोसिन, वो क्या हो जाएगा, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होके क्या बना लेगा, हाइपोक्सेंथिन, ठीक है। अब जेंथिन बनने के बाद क्या होगा कि हाइपोक्साजेंथिन जो है उसमें फिर से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, जेंथिन में, ठीक है। अब जेंथिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ कि जेंथिन देन टू यूरिक एसिड इन्वॉल्व्स जेंथिन ऑक्सीडेज। अब जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। कहता है कि द यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द कैटाबोलिज्म ऑफ GMP। GMP के कैटाबोलिज्म से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। AMP तक आपका जेंथिन बनता है, ठीक है। जेंथिन के बाद GMP उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। कहते GMP हाइड्रोलाइज टू गुआनोसिन which upon cleavage yields free guanine while guanosine is hydrolytically removed to produce xanthin। अब यहाँ पे क्या होगा कि गुआनिन जो है वो किसके प्रेजेंस में, गुआनिन डीअमीनेज
के प्रेजेंस में क्या करेगा, जेंथीन बनाएगा, ठीक है, जेंथीन बनाएगा। अब जेंथीन बनाने के बाद ये क्या किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यूरिक एसिड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पाथवे होगा, एक जीएमपी कैटाबॉलिक पाथवे, एक एएमपी कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। अब है डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। अब देखो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म जो होता है उसके वजह से क्या होता है कि आपका डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो जिसमें कहता है कि द प्यूरिन, एडेनिन एंड गुआनिन आर कैटाबोलाइज्ड इनटू यूरिक एसिड। अब यहाँ पे प्यूरिन कौन कौन सा है आपका, प्यूरिन हो गया, एडेनिन हो गया और गुआनिन हो गया, ठीक है। ये जो होता है वो कैटाबोलाइज हो गए, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यूरिक एसिड में। कहता है यूरिक एसिड इज नॉट फिजियोलॉजिकल पीएच एंड इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज सोडियम यूरेट। इसका कोई फिजियोलॉजिकल पीएच नहीं होता है और ये ऐसा कैसे प्रेजेंट रहेगा, तो आपका प्लाज्मा में रहेगा सोडियम यूरेट के फॉर्म में। कहता है कि अ कंडीशन इन विच लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन सीरम इंक्रीज टर्म्ड एज हाइपर यूरिसीमिया। जब बॉडी सीरम में क्या होगा, किसका लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको क्या होगा, हाइपर यूरिसेमिया होगा। कहता है यूरिक एसिड एंड यूरेट आर रिलेटिवली इनसोल्यूबल एज माइन्यूट पार्टिकुलेट इन एक्वस सॉल्यूशन। कहता है कि एंड में रिजल्ट इन गाउट। कहता है कि यूरिक एसिड जो होता है या फिर यूरेट होता है वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब इनसोल्यूबल होते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि आपको कुछ डिजीज होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपका गाउट, ठीक। अब गाउट होता है तो कहता है कि द एवरेज नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज अराउंड 4 to 7 mg पर 100 ml, ठीक है। 100 ml में मतलब 4 से 7 mg आपका यूरिक एसिड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, अगर नॉर्मल, ठीक है। अगर हेल्दी बॉडी है तो कहता है कि द अपर नॉर्मल 7 mg पर 100 ml इज अबव द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम यूरेट इन वाटर विच इज 6.4 mg 100 ml पर ml, ठीक है। कहता है कि द अपर नॉर्मल 7 mg पर 100 ml इज अबव द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से क्या है, ये ऊपर है, ठीक है, इसीलिए ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी का ध्यान रखना है तो आपको इसका लेवल क्या रखना पड़ेगा, 6.4 mg पर 100 ml, ठीक है, तभी जाके वो सॉल्यूबल होगा। इसके ऊपर जाएगा तो वो इनसॉल्यूबल होगा, और इनसॉल्यूबल होगा तो उसके वजह से आपको क्या होगा, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि एक डिसऑर्डर है आपका क्या, हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया में क्या होगा कि जो यूरिक एसिड का एक्सेस जब प्रेजेंस होगा आपके बॉडी में तो उसके वजह से आपको क्या होता है, हाइपर यूरिसेमिया। कहता है कि द कंडीशन ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड इन द ब्लड इज टर्म्ड हाइपर यूरिसेमिया। जब ब्लड में यूरिक एसिड का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हाइपर यूरिसेमिया होता है। कहता है कि यूरिक एसिड लीव्स द लिवर एंड रीचेस द ब्लड स्ट्रीम। जो आपका यूरिक एसिड है वो क्या करता है, लिवर को छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ज्यादातर जो आपका यूरिक एसिड होता है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में, सॉरी यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। कहता है कि द रेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिनरी एक्सक्रीशन और एज इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन। जो बचे हुए हैं वो भी यूरिनरी एक्सक्रीशन में या फिर इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन के साथ में निकल जाते हैं। कहता है दिस एड्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये एक्सक्रीशन क्या होता है कि एक बैलेंस बना के रखता है आपके बॉडी में, किसका, यूरिक एसिड का, ठीक है। कॉजेज क्या है, मतलब कि हाइपर यूरिसेमिया किस वजह से होता है, ठीक है। तो उसका वजह है हाइपर यूरिसेमिया कैन बी प्राइमरी, मतलब कि जो बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, उसके वजह से हो सकता है। या फिर सेकेंडरी, जो मतलब कि जैसे कि आपको कोई अलग तरीके का डिजीज है और उनके मेडिकेशन आप ले रहे हो तो उस वजह से भी आपको हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है। तो ये दो रीजन है इसके, ठीक है। कहता है कि अब हाइपर यूरिसेमिया जो होता है वो दो तरीके का आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, इन दिस कंडीशन यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट ड्यू टू प्यूरिन्स एंड रेनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड डज नॉट अकर, दस इट्स कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज। कहता है कि प्राइमरी हाइपर यूरिसेमिया में क्या होता है कि यूरिक एसिड जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट में
प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किसके वजह से होगा? तो प्यूरिन के वजह से होगा, ठीक है। और साथ में कहता है कि जब आपका रेनाल एक्सक्रीशन क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अगर वो यूरिक एसिड को क्या करता है? कम अमाउंट में एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो वो कंडीशन होता है आपका प्राइमरी हाइपर यूरिसेमिया। दूसरा होता है कि सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया। सेकेंडरी में क्या होगा कि सर्टेन कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डेथ व्हिच रिजल्ट्स इन हाई यूरिक एसिड लेवल। जैसे मान लो कि किसी को कैंसर वगैरह है ना, वो कीमोथेरेपी वगैरह कर रहा है या कीमोथेरेप्यूटिक वाला एजेंट यूज मेडिकेशन पे है, ठीक है। तो अब उस मेडिकेशन क्या करता है? वो कैंसर सेल को किल करने का काम करता है। अब कैंसर सेल को किल होता है, साथ में जो आपके हेल्दी सेल होते हैं वो भी कुछ कुछ मर जाते हैं, तो उस वजह से भी आपको हाइपरयूरिसेमिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा है अ रैपिड अमाउंट ऑफ सेलुलर डिस्ट्रक्शन एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम अकर आफ्टर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद फिर वही वाला बात हो गया, जो सेल डैमेज होते हैं आपके, उसके वजह से। वहां पे था कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट के द्वारा, यहाँ पे है जो आप कीमोथेरेपी करवाते हो उसके वजह से। कहता है कि अ रिनॉल डिसऑर्डर कैन रिजल्ट इन हाइपरयूरिथीमिया ड्यू टू फेलियर ऑफ यूरिक एसिड रेनल एक्सक्रीशन। आपको किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर प्रॉपर अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीशन नहीं हुआ, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ तो, ठीक है। कहता है कि एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसके वजह से आपको क्या हो सकता है? एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे कि डायबिटीज और एसिडोसिस, ठीक है, रिजल्ट इन हाइपर यूरिसेमिया। इसके वजह से भी आपको हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है। किसके वजह से? अगर आपको डायबिटीज हो या फिर एसिडोसिस हो। कहते हैं कि इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल रिजल्ट इन किडनी प्रॉब्लम्स और स्टोन एट ऑल। आप यूरिक एसिड का अगर लेवल ज्यादा होगा आपके बॉडी में, तो उसके वजह से क्या हो सकता है? आपको स्टोन हो सकता है और किडनी डिजीज हो सकता है, ठीक है। सिम्टम इसके क्या क्या है? कई बार कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो सिम्टम्स हैं, एज हाइपरयूरिसेमिया पेशेंट गोइंग थ्रू ल्यूकेमिया और लिम्फोमा कीमोथेरेपी में एक्सपीरियंस द सिम्टम ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स और गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है। कहता है कि जो आपका ये होता है, इसमें जो पेशेंट मतलब कि मेनली ब्लड कैंसर के कीमोथेरेपी से जाते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या होता है? आपका ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। तो उस कीमोथेरेपी से जो पर्सन सफर करते हैं, उनमें आपको सिम्टम देखने को मिलेगा क्या? किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम और गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है। गांठ वाला जो अर्थराइटिस होता है ना, वो, ठीक है। कहता है कि हाइपर यूरिसेमिया पेशेंट्स हैविंग सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर एक्सपीरियंसेस फीवर चिल्स एंड वीकनेस। कहता है हाइपरयूरिसेमिया पेशेंट को क्या होता है कि जैसे कैंसर एक्सपीरियंस होता है, साथ में मतलब कि हल्का हल्का फीवर उनको हमेशा रहता है, ठीक है। दूसरा चिल्स एंड वीकनेस। चिल्स होता है कि मतलब जैसे कपकपाहट थरथराहट है ना, कोई चीज देख के बोलते हो कितना चिल्ड है या कितना चिल्ड है, तो वो क्या होता है कि चिल्स का ही फॉर्म होता है, ठीक है। चिल्स क्या होता है? जिसमें आप बहुत ज्यादा क्या करते हो? कांपते हो, थरथराते हो। किसकी वजह से? तो बॉडी हीट का, बॉडी टेम्परेचर का लो हो जाने की वजह से, ठीक है, या फीवर वगैरह की वजह से। कई लोगों को क्या होता है? गर्मी लगता है, कई लोगों को ठंड लगता है, ठीक है। तो ये चिल्स क्या हुआ? वही कपकपाहट वाली कंडीशन, ठीक है। एंड वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? हाइपर यूरिसेमिया के। कहता है इन हाइपर यूरिसेमिया पेशेंट डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल ऑन अ जॉइंट रिजल्ट इन गाउट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका यूरिक एसिड होता है एक क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब एक अपना आकार बना लेता है और उसी में आकर डिपॉजिट जमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, मतलब कि जैसे गाउट अर्थराइटिस की अगर बात करो तो मेनली कहाँ पे होता है? ये जॉइंट वगैरह में। कहता है कि इन हाइपर यूरिसेमिक पेशेंट किडनी स्टोन्स में आकर, जो हाइपर यूरिसेमिक पेशेंट होगा उसको क्या होगा? किडनी स्टोन्स होंगे। कहता है कि हाइपर यूरिसेमिक पेशेंट ऑल्सो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स व्हाइल यूरिनेटिंग। जब वो यूरिनेट करेंगे तो उस टाइम पे भी उनको प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। इसका डायग्नोसिस क्या है? ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ क्रिएटिन एंड यूरिक एसिड। क्रिएटिन और यूरिक एसिड का लेवल पता करने के लिए हम क्या करवाते हैं? ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका? हाइपर यूरिसेमिया इज ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, इफ एसिम्टोमेटिक इट इज नॉट ट्रीटेड। कहता है कि हाइपर यूरिसेमिया जो होता है वो सिम्टम के बेस पे ट्रीट होता है, ठीक है। अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं आपको तो उसका ट्रीटमेंट मत करो, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। बट अगर सिम्टम्स हैं तो कहता है कि
जो if an underlying condition has resulted in hyperuricemia, it is treated with medication and by changing diet in order to reduce the blood level of uric acid. मतलब आप अपना डाइट चेंज करो, ऐसा खाना खाओ जिसमें प्यूरिन का कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा, कम होने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में आता है आपका गाउट डिजीज। गाउट डिजीज जो है वो भी किसके वजह से होता है, हाइपर यूरिसेमिया के, सॉरी, यूरिक एसिड का बढ़ जाने की वजह से, ठीक है। और हाइपर यूरिसेमिया की वजह से भी आपको क्या होगा, गाउट डिजीज, ठीक है। गाउट डिजीज में कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होगा कि एक जगह पे मतलब डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट होने के बाद कुछ टाइम वो बाद ठीक हो जाएंगे, फिर से जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर से वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और उसमें क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा, तो उसके वो जो जमा हुआ जो रहेगा पार्ट, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा आपको, ठीक है। कहता है कि गाउट इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द टिश्यू इन एक्सेसिव अमाउंट। अब देखो जैसे ये जो आप दिख रहा है आपको, ये सारे चीज यहाँ पे क्या है, यूरिक एसिड का हुआ जमा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है, यूरिक एसिड जमा हो गया, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, टिश्यू में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। कहता है कि इन क्लिनिकली मैनिफेस्टेड गाउट रिकरेंट अटैक्स एक्यूट गाउटी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस अकर एंड मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज। ये सबसे क्या है कि कॉमन इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, ठीक है। और ये परमानेंट नहीं होता है, एक बार अगर कंसंट्रेशन लो हो जाएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये अटैक आपको आते रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब परमानेंट रहेगा, बट एक बार ठीक हुआ जरूरी नहीं आपको दूसरा बार नहीं हो, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। टाइप्स में आएगा प्राइमरी गाउट। प्राइमरी गाउट में क्या होगा कि गाउट दैट डेवलप्स ड्यू टू एन इनहेरिटेड और इंट्रिंसिक डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी अदर अंडरलाइंग डिजीज कॉजिंग इट। बिना किसी और डिजीज के वजह से प्राइमरी में आपको ये होता है, ये क्या होता है आपका इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिटेड का मतलब क्या हुआ, हाँ ट्रांसफर हुआ है, तो इसके वजह से अब है, ये मेनली होगा किसके वजह से, तो प्यूरिन के वजह से, ठीक है। कहते हैं कॉज, इसका मतलब की पॉइंट क्या है कि कॉजेज इफ इज ऑफन जेनेटिक और मेटाबॉलिक, जेनेटिक भी हो सकता है और मेटाबॉलिक भी हो सकता है। कहता है लेड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड और रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और एक्सक्रीशन बहुत कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या होगा, गाउट डिजीज, ठीक है। कहता है यूजुअली एसोसिएटेड विद हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है। ये किसके वजह से होगा आपको, हाइपर यूरिसेमिया के वजह से होगा, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हाइपर यूरिसेमिया होगा, और हाइपर यूरिसेमिया होने की वजह से आपको गाउट डिजीज होगा, ठीक है। कहता है कि सेकेंडरी गाउट क्या होगा, तो सेकेंडरी में कहता है कि गाउट डेवलप्स एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर डिजीज और कंडीशन और ड्यू टू सर्टन ड्रग। अब जैसे कि मान लो कीमोथेरेपी का ड्रग्स हम ले रहे थे, है ना, कीमोथेरेपी के एजेंट्स ले रहे थे, तो उसके वजह से हमको हो रहा था हाइपरयूरिसेमिया, तो वैसे ही कोई और डिजीज का अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो तो उसके वजह से भी आपको गाउट डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी गाउट जो होता है वो वही होता है कि दूसरे कारण से, दूसरे डिजीज के कारण से हमको गाउट हो रहा है, ठीक है। इसके कॉजेज और क्या है, तो ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, ब्लड कैंसर, क्रोनिक किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी, या फिर कुछ ड्रग जैसे थायाजाइड, पायरिजिनामाइड और लो डोज एस्प्रिन, ठीक है। इन तीनों ड्रग्स के वजह से आपको ये हो सकता है क्या, गाउट डिजीज। इसका की पॉइंट क्या है, एन अंडरलाइंग डिजीज इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन और डिक्रीज इट्स एक्सक्रीशन। कोई भी डिजीज अगर मान लो आपके बॉडी में पहले से है जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और एक्सक्रीशन घट जाएगा। ऑफन एसोसिएटेड विद हाइपर यूरिसेमिया, ये क्या किसके साथ एसोसिएट करता है, हाइपर यूरिसेमिया के साथ। इसमें आपका सिम्टम्स है, इसके 3 सिम्टम्स है। एसिम्टोमेटिक स्टेज, मतलब कि जिसमें कि आपका सिम्टम क्या होगा, सो ही नहीं होगा, सिम्टम क्या होगा, सो नहीं होगा। दूसरा आपका है हाइपर यूरिसेमिया प्रेजेंट, एक तो हो गया आपका हाइपर यूरिसेमिया। दूसरा स्टेज है आपका एक्यूट स्टेज, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए होगा फिर खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं सडन सेवर पेन इन वन जॉइंट, ठीक है, किसी ज्वाइंट में आपको अचानक से पेन शुरू हो जाना। यूजुअली स्टार्ट एट नाइट, कब शुरू होता है, तो नाइट में। कहता है कि रेडनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस, फीवर, ये सारे किसके सिम्टम्स हैं, हाँ हाइपर गाउट के।
गाउट के, ठीक है। क्रोनिक स्टेज में क्या होगा कि परसिस्टेंट हाइपर यूरिसेमिया, मतलब बहुत टाइम, लंबे टाइम तक आपको हाइपर यूरिसेमिया होना। क्रोनिक आर्थराइटिस, बहुत लंबे टाइम से आर्थराइटिस होना। पेनफुल एंड सोर जॉइंट, मतलब कि क्या होगा आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होगा। फॉर्मेशन ऑफ टोफी, मतलब हार्ड लिम्फ ऑफ यूरेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। रिपीटेड गाउट अटैक्स, बार बार आपको क्या होगा, गाउट का अटैक होगा, मतलब बार बार वो एक्यूमुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अब इसका डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस है इसका ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। ब्लड का टेस्ट करवा लो और यूरिन का टेस्ट करवा लो ताकि आपको यूरिक लेवल का पता चल जाए और ब्लड में कितना है वो भी पता चल जाए। तो कहता है एक्सरे, तो एक्सरे करवा लो ताकि आपको जॉइंट में अगर डैमेज वगैरह हो तो पता चल जाए। और साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन, साइनोवियल फ्लूइड को भी एग्जामिन आप करवा सकते हो। ट्रीटमेंट क्या हुआ इसका, नॉन फार्माकोलॉजिकल में जैसे कि एक आइडियल वेट को मैंने मेंटेन कर लो, मतलब कि वेट अपना सही कर लो। रिड्यूस अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उसका जो लेवल है वो घटा लो। अवॉइड प्यूरिन रिच फूड, ऐसे खाना मत खाओ जिसमें प्यूरिन की प्रेजेंस हो। और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो क्या करो, पानी थोड़ा पियो ताकि ये ना हो। दूसरा कहता है फार्माकोलॉजिकल, तो नसेट्स जैसे कि आपके नॉन स्टीरॉयडल इन्फ्लामेटरी, तो उसका यूज करो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करो और कॉल्किसिन का यूज करो, ठीक है। और आपके प्रोबेनेसिड, मतलब जिसको आप क्या बोलते हो, यूरिक, ठीक है। क्या है नाम इसका, यूरिकोसुरिक, ये मेडिसिन हो गया। एलो प्यूरिनोल, फेबुक्सटेट, जिसमें आपका जो कि आपका जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, ठीक है। मतलब एंजाइम्स थे आपके जेंथिन ऑक्सीडेज थे ना, उसी को ये क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा। और एक आ गया आपका पेग्लोटिकेस और रेसब्यूरिकेस, ठीक है। ये क्या करेगा, यूरेट ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे मेडिकेशन आप मतलब कि अगर दवाई पे इसको ठीक करना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। अदरवाइज अपना डाइट मेंटेन कर लो, अपना वेट मेंटेन कर लो, जो भी आपका करिकुलर एक्टिविटी है, मतलब कि जैसे ड्रिंकिंग वगैरह, तो उसको आप कम कर लो, ठीक है। और लास्ट आपका एक टॉपिक है कैटाबोलिज्म ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियो, जैसे कि क्या हुआ कि आपने पढ़ा था कैटाबोलिज्म प्यूरिन का पढ़ लिया, लास्ट आपका ये वाला क्या बचा है, कैटाबोलिज्म ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसमें है पायरिमिडीन्स आर कैटाबोलाइज्ड इनटू हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। जो आपका पायरिमिडीन होगा वो किस में कैटाबोलाइज होगा, हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में। दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम प्यूरिन विच ऑन कैटाबोलिज्म गिव्स यूरिक एसिड। कहता है कि ये क्या होता है कि आपका प्यूरिन से डिफरेंट होता है। ये भी क्या करता है आपका कि कैटाबोलिज्म होने पे ये क्या बनाता देता है आपको, यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है, किसमें, वाटर में। कहता है कि साइटोसिन जो आपका कन्वर्ट, अब देखो इसमें दो प्रोसेस होगा, दो प्रोसेस मिलके आपका ये बनाएगा CO2 प्लस NH3। साइटोसिन कन्वर्ट होगा यूरासिल में, किसके प्रेजेंस में, O2 और NH3 के प्रेजेंस में। उसके बाद यूरासिल कन्वर्ट होगा डाइहाइड्रो यूरासिल में, जो कि NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। अब हाइड्रो यूरासिल कन्वर्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 और NH3 में, जिसके लिए H2O जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बीटा एलानिन में। और इधर से लेना पड़ेगा आपको थाइमिन, थाइमिन कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रो थाइमिन में, ठीक है। तो डाइहाइड्रोथाइमिन में कन्वर्ट होगा, उसके लिए H2O कन्वर्ट होगा बीटा अमीनो आइसोब्यूटाइरेट। और आपका थाइमिन कन्वर्ट होने के लिए डाइहाइड्रोथाइमिन में क्या चाहिए, NADPH प्लस H प्लस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP प्लस में। तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, एंड प्रोडक्ट आपका आएगा CO2 प्लस NH3। तो ये हो गया आपका किसका कैटाबोलिज्म, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म।